काम तो करना पड़ेगा, सरकार चाहे कांग्रेस की हो और चाहे भाजपा की हो, क्या पक्ष और क्या विपक्ष। जनता ने सरकार बनाई है, सरकार का अपनी जेब में वोट रखी थी, उससे बनाई क्या। इसलिए बताइए कि 400 पार क्यों, जब 272-73 में बहुमत की सरकार बनती है तो ये इसका मतलब क्या था भाई, बता दें क्यों 400 पार करना चाहते थे वो, उससे क्या करने वाले थे वो। तो इससे तो ये होता है कि तुम एकदम आपका जो पूरा बहुमत आ जाएगा तो आप कुछ भी करोगे, और ये भाई तो है। और इसमें दिक्कत क्या है कि जनगणना हो जाए तो परेशानी क्या है, हमारा देश तो जातिगत है, जातियां हैं इसमें हजारों, और पता चलना चाहिए कि कौन कितनी जाति के व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। कम से कम 1200 बीघा ऐसी जमीन खोजी है जो बिल्कुल एक ही जगह पर है, और राजस्व की जमीन है। तो विकास तो जो होता है दिनचर्या में है वो होता रहता है, पुल बनेगा, पुलिया बनेगी, खड़ंजा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक ऐसा काम गौ माताओं के लिए मेरी विधानसभा में होना चाहिए या हो सकता है अगर सरकार की मंशा हो जाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी, लेटर भी लिखा मेरा अपना, कि 1200 बीघा जमीन राजस्व विभाग की उपलब्ध है, बहुत अच्छी ज़मीन है जहाँ पे गौ संरक्षण किया जा सकता है। अस्पताल में अभी 3-3 हज़ार मरीज आ जाते हैं और इतनी उसकी क्षमता नहीं है, तो वो अस्पताल जो बनना था 300 बिस्तर वाला, उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है। बात होती रहती थी कि यहाँ पर कृषि महाविद्यालय भी खोलेंगे, ये चूँकि कृषि प्रधान एरिया है। और नमस्कार, मैं हूँ चंद्रपाल बघेल। हमारे साथ आज असनौर विधायक हरिभाऊ राय जी हैं। इनसे जातिगत जनगणना सहित उनके क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, उन्हें विधायक बनने के बाद में उद्योग के क्षेत्र में क्या काम किया, लोगों के लिए रोजगार, और उन्हें विपक्ष में रह के काम करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे विभिन्न सवालों आज उनसे करेंगे। विधायक जी आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल जी आपकी। विधायक जी, पहला सवाल ये है कि आपके नेता पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। कई बार उन्होंने बोला भी है कि हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन आप इसके कितने पक्ष में? मैं 100% पक्ष में हूँ, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ये जो देश है जाति पर आधारित देश है। यहाँ विभिन्न जातियाँ रहती हैं, कुछ जातियाँ बहुत ज़्यादा दबी कुचली हैं, जिन्हें आज तक शासन में वो लाभ प्राप्त नहीं हुए, जिनकी वो हकदार हैं, जिन्हें संविधान के अनुसार हक मिलना चाहिए। तो जब तक जनगणना नहीं होगी तो उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा, और जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, और इसे होना ही चाहिए भारत देश में, तो ये आवश्यक है। तो जनगणना होगी तो के लोगों को क्या फ़ायदे होंगे मुख्य रूप से? देखिए, जनगणना जैसे ओबीसी को हम माने कि 52% की जनसंख्या उनकी है, पर 52% के हिसाब से उन्हें किसी भी चीज़ का, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे अन्य प्रकार के और भी शासकीय माने फ़ायदे होते हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से, और इसमें दिक्कत क्या है कि जनगणना हो जाए तो परेशानी क्या है, हमारा देश तो जातिगत है, जातियां हैं इसमें हजारों, और पता चलना चाहिए कि कौन कितनी जाति के व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं, तो बिल्कुल होनी चाहिए जनगणना। ओबीसी महासभा द्वारा लगातार जातिगत जनगणना की बात उठाई जाती है, दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्ष में होती हुई इसकी लगातार बात उठा रही है, लेकिन सरकार क्यों नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो? एक्चुअली में उन्हें जातिगत जनगणना से पता नहीं क्यों भय हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इसमें भय खाने की जरूरत है ही नहीं। जो जितना होगा, जितने जिसकी संख्या होगी जाति की, वो सामने आ जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार इसमें रोड़ा बन रही है जातिगत जनगणना में? सरकार को एक ना एक दिन जातिगत जनगणना तो कराना ही पड़ेगी, नहीं तो ये सरकार ही नहीं बचेगी। दूसरी बात यह है कि उन्हें इसको मान लेना चाहिए, जब सारे लोगों का कहना है, सभी लोग चाहते हैं, 85% देश की जनसंख्या ही चाहती है कि उनकी जनगणना हो, तो दिक्कत क्या? बिल्कुल कर देना चाहिए जनगणना। जैसे कि अपन देखते हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी वगैरह, इन लोगों ने इस चीज़ का समर्थन किया है। सरकार ने हमेशा इस चीज़ के लिए जितने भी बार उठाया गया इस मुद्दे को दबाने के प्रयास किया गया है, जबकि इस देश में 65% पिछड़ों की ये आबादी है, पिछड़ों को भी हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके रिजर्वेशन वो भी सही से नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, इसका इनको जो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, जो 400 पार कर रहे थे वो 240 पर आके
रह गए, 250 पार नहीं कर पाए। ये इस तरीके की ही इनकी बातें हैं जो वास्तव में न्याय संगत हैं, वो नहीं करना चाहते। संवैधानिक बातों से वो दूर भागना चाहते हैं, संविधान को वो तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। जबकि हमारा संविधान में ये जातियों का सबका व्यवस्थित उल्लेख है, तो उस हिसाब से, संविधान के हिसाब से तो हमारी जातिगत जनगणना पूरे भारत देश की होना ही चाहिए। और अगर ये नहीं मानेंगे तो अगली बार तो 240, अभी तो 240 आएंगे, 100 नहीं ला पाएंगे। देख लें इसका क्या परिणाम इनको मिलेगा। दूसरा भी हाल आपने बोला है कि संविधान, इस बार इन्हें नारा दिया था इस बार अब की बार 400 पार पार आ जाती है तो संविधान बदल देती है। तो ये आप बताइए कि 400 पार क्यों, जब 272-73 में बहुमत की सरकार बनती है तो ये इसका मतलब क्या था भाई, बता दें क्यों 400 पार करना चाहते थे वो, उससे क्या करने वाले थे वो। तो इससे तो ये होता है कि तुम एकदम आपका जो पूरा बहुमत आ जाएगा तो आप कुछ भी करोगे। और ये भाई तो है कि संविधान बदलने का डर है लोगों को, सभी लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे अगर इस तरीके का बहुमत इनका आ गया, तो इसलिए लोगों ने बहुमत आने ही नहीं दिया उनका। तो ये जनता का सही निर्णय था ये ना। देखो साहब, जो भी जनता के निर्णय होते हैं वो सही होते हैं, इसीलिए तो लोकतंत्र में जनता का महत्व है। जनता का ही राज्य है, जनता के ही द्वारा है और जनता का ही है सब कुछ। उन्होंने निर्णय दे दिया, 240 से ऊपर नहीं जाने दिया। आप मध्य प्रदेश सरकार में विपक्ष में विधायक हैं, तो कितना कठिन होता है कि हम विपक्ष में रह के काम करवाना, अपने क्षेत्र में काम लाना, हम लोगों से जो वादे किए हैं, वाकई में विधायक जी ये कठिन होता है कि हम विपक्ष में हैं और काम लाना, विकास करवाना? अरे पहले तो मैं सोचता भी नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ, मैं तो अपना काम जैसे भी होता है करवाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और जो काम होने लायक हैं उन्हें तो मैं करवा ही लेता हूँ, और जो नहीं होने लायक हैं तो उनके लिए मैं कभी जिद भी नहीं पकड़ता। रही बात है कि काम तो करना पड़ेगा, सरकार चाहे कांग्रेस की हो और चाहे भाजपा की हो, क्या पक्ष और क्या विपक्ष। जनता ने सरकार बनाई है, सरकार का अपनी जेब में वोट रखी थी उससे बनाई क्या, इसलिए काम तो करना पड़ेगा। मैं विपक्ष हूँ तो क्या है, मेरा काम करना पड़ेगा, मेरे लोगों को काम करना पड़ेगा। जिस समय बजट आया था मध्य प्रदेश में तो आपकी विधानसभा को काम नहीं मिला था। ये सरकार अपने पक्षपात करती रहे कि कांग्रेस के विधायक को कम फंड देगी, भाजपा के विधायक को ज़्यादा फंड देगी। तो ये जो है ना, जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में वो भी इन्हें पता लग जाएगा कि इस तरीके का पक्षपात, विधायक फंड अगर आप देते हैं तो विधायक के घर का काम थोड़ी हो रहा है उस फंड से, जनता ही का काम होता है। विधानसभा में जनता जनार्दन रहती है, सभी का काम होता है। तो ये तो पक्षपात उनका गलत है। दोनों पक्ष जो विपक्षी विधायक हैं उनके प्रति ऐसा व्यवहार आगे वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा कि जब आप भेदभाव बरतेंगे तो जनता तो अपना हिसाब किताब चुकता करेगी। अच्छा, दूसरा आपने लोगों से वादे भी किए थे बहुत सारे, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। आपने जनता ने आपको वोट दिए, आप विधानसभा में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब विकास के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गौ माताओं के साथ। मैंने कम से कम 1200 बीघा ऐसी ज़मीन खोजी है जो बिल्कुल एक ही जगह पर है और राजस्व की ज़मीन है। तो विकास तो जो होता है दिनचर्या में है वो होता रहता है, पुल बनेगा, पुलिया बनेगी, खड़ंजा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक ऐसा काम गौ माताओं के लिए मेरी विधानसभा में होना चाहिए या हो सकता है अगर सरकार की मंशा हो जाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी, लेटर भी लिखा मेरा अपना, कि 1200 बीघा ज़मीन राजस्व विभाग की उपलब्ध है, बहुत अच्छी ज़मीन है जहाँ पे गौ संरक्षण किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिलकर के, मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, चाहे वो आप मीडिया बंधु हों, आम नागरिक हों और चाहे किसी भी पार्टी के व्यक्ति हों, इसमें तो गौ माता के लिए सबको एक होकर के गौ अभ्यारण्य हम यदि चालू कर पाएंगे तो जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, गायों की भी मौत हो रही है, जनमानस की भी मौत हो रही है और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। तो अगर इस ओर सरकार ध्यान दे दे तो एक बहुत बड़ा काम होगा। रही बात अन्य विकास की, तो देखिए क्या है कि यहाँ कोई विकास तो हुआ नहीं। ये पिछड़ा जिला है जहाँ पर बहुत दिनों से मांग चल रही है रिंग रोड की। रिंग रोड के बारे में कोई अभी तक आता पता नहीं है। 37 किलोमीटर रिंग रोड के लिए बातचीत चलती रहती है। यहाँ का जो मुख्य रोड है वो 20 शहर में से जाता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। फिर आती है बात कि यहाँ पर अस्पताल में अभी 3-3 हज़ार मरीज आ जाते हैं और इतनी उसकी क्षमता नहीं है। तो वो अस्पताल जो बनना था 300 बिस्तर वाला, उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है।
बात होती रहती थी कि यहाँ पर कृषि महाविद्यालय भी खोलेंगे। ये चूँकि कृषि प्रधान एरिया है और यहाँ से आप देखिए कि जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, यहाँ से लगभग सब 200, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर कृषि महाविद्यालय है, जबकि अशोकनगर केंद्र में है। तो यहाँ खुलता कृषि महाविद्यालय तो बहुत अच्छा होता। इसके बाद यहाँ पर कोई उद्योग तो है ही नहीं। उद्योगों के लिए पलकाटोरी में, छोटे छोटे उद्योगों के लिए पलकाटोरी में उद्योग विभाग के द्वारा ज़मीन आरक्षित की गई थी, उस पर पक्के रोड डाले गए थे, पावर लाइन लगाई गई थी, बिजली की पावर लाइन भी लगाई गई, वहाँ पे ऑफिस भी बने। इसके बाद खनन माफिया ने जब उसकी खुदाई शुरू की तो 20-20 फीट की खदानें खोदी। अब केवल वो रह गए हैं जो रोड डले थे ना, वो रोड ही रह गए हैं और वहाँ पर 20-20 फीट की खदानें हैं, वो भी उन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो अब और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में हो गया, ये वर्षों खुदाई हुई है, कई वर्षों से खुदाई चल रही है मुरम की। और अब कहाँ उद्योग कैसे लगेंगे जब हमारी मंशा ही ठीक नहीं है। हमारा सब कुछ, हम सब कुछ ही ऐसा सोच रहे हैं कि ना हो, चाहे पिछड़ा जितना भी हो जाए हमारा जिला, तो जिला तो बहुत पिछड़ा है, हर मामले में पिछड़ा, छोटा सा भी उद्योग या नहीं है। जैसे भाजपा सरकार लगातार लंबे समय से प्रदेश में सरकार में है, गायों की बात करते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में गायें सड़कों पे घूम रही हैं। जब कुछ समय के लिए, 1.5 साल के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई थी कमलनाथ जी की, तो उनने इतनी सारी गौशाला बनवाई थी, उनने तो इस तरीके कोई वादे भी नहीं किए थे, लेकिन फिर भी बनवाई थी। भाजपा क्यों नहीं चाहती कि गौशालाओं में बनवाई जाए? ये बहुत ही अच्छी बात कही कि माननीय कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार में हजारों गौशालाएं बनी थी और कई गौशालाएं बनकर तैयार हैं, एक बछिया भी उनमें नहीं है, खाली पड़ी हैं। और कई गौशाला ऐसी हैं जिस पर रसूखदारों ने कब्जे जमा रखे हैं। अभी प्रशासन ने कुछ दिनों पहले कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, तो बहुत सारी गौशालाओं को खाली भी कराया है। यहाँ के स्कूलों पे भी वहाँ के रसूखदारों के कब्जे हैं, वो भी कभी प्रशासन ने कुछ खाली कराए हैं। अभी प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ तो कर रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं वो अभी भी उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप काम हो पाता है कि नहीं। उन्होंने तो कहा है कि पूरा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, भूमाफियों को अंदर कर दिया जाएगा। अब देखते क्या होता है। बात करिए अतिक्रमण हटाने की प्रशासन की, इसमें एक देखा गया है अधिकतर जो अतिक्रमण हटाया गया, समाचार पत्रों से में से भी जानकारी मिली है, तो अधिकतर स्कूलों का ही अतिक्रमण हटाया गया है। क्या स्कूलों में इतना अधिक अतिक्रमण हो गया कि स्कूलों की जगह मिली जो सच में जो भूमाफिया थे उनका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया नहीं, ऐसा क्यों है? हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इन शासकीय भवनों से, गौशालाओं से कुछ हद तक अतिक्रमण हटाया, लेकिन जो 50-50 बीघा पे, 100-100 बीघा पे, 20 बीघा पे कब्जा जमाए बैठे हैं शासकीय ज़मीनों पर, वो आज भी अतिक्रमण किए हुए हैं। तो वो नहीं हट पाया अभी जिस तरीके से हटना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तो चाहते थे कि उन भूमाफियों का अतिक्रमण हटे, सिंधिया भी जी चाहते थे, यहाँ पे वो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी, वो भी चाहते थे कि यहाँ अतिक्रमण मुक्त हो जिला मेरा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो? प्रशासन क्या लिपापोती कर रही है इसमें पूरी तरह से? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिया है कि अतिक्रमण पूरी तरीके से हटे। माननीय सिंधिया जी ने भी कई बार यहाँ आकर के कहा है कि अतिक्रमणकारियों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अतिक्रमण जरूर हटेगा। तो जिस तरीके से इन्होंने शक्ति दिखाई है, लेकिन वो शक्ति नीचे उस तरीके से नहीं आ पाई कि जो इन्होंने कहा वैसा अतिक्रमण हट गया हो। अतिक्रमण भी है काफ़ी। यही यहाँ पर आप देखिए शंकरपुर मगरदा में एक बहुत बड़ी टोरिया है जो अशोकनगर में एक बहुत बड़ी शासकीय भूमि है, उसके चारों तरफ कम से कम 50 बीघा पर लोग खेती कर रहे हैं, उसे हटा ही नहीं रहे, अतिक्रमण कर रहे हैं। मैंने कई बार, आप लोगों ने भी अखबारों में छापा, मैंने भी कई बार चैनल पर लेटर लिख के हर तरीके से प्रयास किया, पर उनको हटाया नहीं है आज तक। अतिक्रमण का क्यों करते हो? बुलडोजर की जो कार्रवाई की जाती है सरकारी तरफ से, आप विपक्ष के विधायक हैं और आप विधानसभा में जाते हैं, कितनी जायज मानते हैं आप इसको? बुलडोजर की कार्रवाई देखिए संवैधानिक तरीके से तो बिल्कुल गलत है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी परिवार का एक व्यक्ति अपराध करता है तो उस परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए या उनके घर गिरा दिए जाएं।
तो ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। जिसने अपराध किया है दंड उसी को मिलना चाहिए। मैं इसे उचित नहीं मानता। आपके विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था तो देखिए, ये शांति प्रिय क्षेत्र है। आप भी जानते हैं कि हमारा अशोकनगर बहुत ही शांति प्रिय है। यहाँ छोट-मोट लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ा ऐसे हम मुद्दा नहीं बना सकते शांति व्यवस्था को या लॉ एंड ऑर्डर को। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अतिक्रमणकारी चाहे किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, चाहे प्रशासन चाहे शासन, इनकी जो व्यवस्था है उसे फेल कह लीजिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप क्या प्रशासन के फेलियर मानते हैं आप इसको? देखिए, जब तक अतिक्रमणकारी वहाँ से हट नहीं जाते, लोगों की ज़मीनें नहीं छोड़ देते, शासकीय ज़मीनें नहीं छोड़ देते, पूरी तरीके से अतिक्रमण नहीं हट जाता, तो हम इसको फेल्यूर ही मानेंगे। जिला चिकित्सालय में मरीजों की हज़ारों की संख्या मरीज आते हैं प्रतिदिन। डॉक्टरों की स्थिति भी देख रहे हैं, मरीजों की परेशानियाँ देख रहे हैं आप, तो साफ सफाई भी नहीं होती उसमें। आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी कई बार मैं तो आप देखिए कि हर हफ्ता लगभग हॉस्पिटल में जाता ही हूँ, और मैंने अक्सर देखा है कि चादर नहीं होते हैं वहाँ पे। लोग कहते हैं चादर धुलने गए हैं, तो क्या भैया एक ही चादर है, वही धुल के बिछता है क्या? जब भी जाता हूँ तो लोग बिना चादर के ही पड़े हैं। मतलब मरीजों की जो देखरेख है वो जिला अस्पताल के हिसाब से हो नहीं पा रही। उसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है और नर्सें भी कम हैं, और तमाम प्रकार का जो मेडिकल स्टाफ होता है वो कम है। एक और सबसे ख़राब व्यवस्था है आउटसोर्स वाली। ये ठेका पद्धति के कारण क्या है, जहाँ 100 आदमी ठेकेदार को लगाना चाहिए, वहाँ पे वो 25 में काम चला रहा है। अब ये जो यहाँ के मैनेजमेंट है वो क्यों 75 आदमियों को ड्यूटी पर नहीं बुलाता है, क्यों 25 से काम चलाना चाहते हैं? तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं अस्पताल के अंदर। दवाइयों की भी ये है कि दवाई बाहर की लिखते हैं, जांच बाहर की लिख देते हैं, जबकि यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। तो गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। और ज़्यादा अगर किसी ने बात डॉक्टरों से की तो उसको रेफ़र कर देते हैं, जाओ तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। विधायक जी, आपके क्षेत्र में आगे रोजगार की क्या स्थिति रहेगी? लोगों के लिए आप क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे? और उद्योग जो कल कटोरी की जगह है, भूमाफियाओं ने उसको पूरा खोद दिया है, तो इसके लिए कोई आप प्रयास करें कि वहाँ पे लोगों के लिए उद्योग की व्यवस्था की जाए? मैंने बहुत सारा पत्र व्यवहार इस संबंध में किया था कि खनन माफिया से इसको बचाया जाए। अब तो चूँकि खनन माफिया के लिए मुरुम ही नहीं बची, 20-20 फीट गड्ढे हो गए हैं। जहाँ तक आपने रोजगार की बात की, अशोकनगर ज़िले में कोई रोजगार के उपक्रम है ही नहीं, यहाँ रोजगार मिल ही नहीं सकता। ये खेती प्रधान, कृषि प्रधान क्षेत्र है। जब उद्योग धंधे लगते तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ती। तो आप ये मान लीजिए कि आज़ादी के 75 साल हो गए, भूतकाल चला गया, वर्तमान काल चल रहा है, भविष्यकाल भी आता, लेकिन भविष्यकाल के पहले अमृत काल आ गए। अब ये अमृत काल कब तक चलेंगे? जब इसके बाद भविष्य काल आएंगे। तो हमारा भविष्य तो वैसे ही खतरे में, हम तो अमृत काल में चल रहे हैं। अब देखेंगे क्या होता है, रोजगार की कोई संभावना या नहीं है। तो क्या इसके लिए मुख्यमंत्री जी से या केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से कोई मांग करेंगे आप? माननीय सिंधिया जी तो इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, और उनका जो परिवार है इस क्षेत्र से हमेशा संपर्क में बना ही हुआ है, उन्हें सारी जानकारियां हैं। अब करना उन्हीं को है, वही हमारे क्षेत्र के बड़े नेता हैं, और उन्हीं से आशाएं जनता लगाए हुई है। माननीय मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के मुखिया ही हैं। हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे इस अशोकनगर ज़िले में रोजगार के कुछ अवसर प्रदान कर दें, तो बेरोजगारी की समस्या पे कुछ लगाम लग सके। ऐसी उम्मीद तो हम करते ही हैं, सब करते हैं जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उस समय, उसने असौर को स्मार्ट सिटी घोषित की थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक आध स्मार्ट सिटी नहीं की थी। वो तो लगता था पूरे मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी बना देंगे, पर बना कुछ नहीं। अशोकनगर की तो बहुत बड़ी दुर्दशा है साहब। अब क्या बताएं, लोग पूरा बारिश केवल यही चिल्लाते रहे कि घुटना घुटना कीचड़ भरा है, घुटना घुटना पानी भरा है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। विद्युत लाइनों की बात करें तो
डीपी नहीं है मोहल्लों में, लोग बाग अंधेरों में पड़े हुए हैं। तो कैसी स्मार्ट सिटी अगर ऐसी बनती है तब तो वो बन गई, अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी होती है स्मार्ट सिटी जैसी दिख रही है अशोकनगर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिजली विभाग की जो लापरवाहियाँ लगातार सामने आ रही हैं, और आपके पास भी प्रतिदिन लोग कहीं डीपी नहीं है, कहीं डोरी नहीं है, कोई लाइट नहीं आ रही, लोग परेशान हो रहे हैं। आपके पास में ही टकनेरी गांव हैगा, इसमें पिछले 2 महीनों से आदिवासी बस्ती में लाइट नहीं है, और सरकार कहती है आदिवासियों की जनमन योजना चलाई जा रही है, शिविर लगाए जा रहे हैं, सब कुछ उनके अंधेरे में रह रहे हैं वो लोग। सरकार ने तो योजना चला दी, अब उसको नीचे कार्यान्वित करने वाली जो एजेंसी हैं वो तो चलाएं, जब तो चल पाएगी। केवल नाम चल रहा है, योजना तो नहीं चल रही। सब वंचित हैं आदिवासियों के नाम पर, तो साहब पता नहीं क्या क्या योजना चला जा रही, पर आदिवासी तो बेचारे ज्यों कहते हैं, ना वो पढ़ लिख पा रहे हैं, ना वो शासकीय नौकरियों में कहिए चाहे प्राइवेट जॉब में कहिए, अशिक्षित हैं ज्यों कहते हैं, उन पर कोई बदलाव आ नहीं पाया। तो ये थे विधायक जी हमारे साथ, इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। आगे भी विधायक जी से संपर्क में बने रहेंगे, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।